कालूपति जी, कल उस चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की मेरी और मुझे दूध भी नहीं दिया। वो छोटी चिड़िया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी गौरी कवि पत्नी जी से लड़ाई करे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ना ना कालू जी, उसे ना मारना, बल्कि उसकी बकरी को मारना है। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में बैठी हुई थी और चिड़िया की बकरी पेड़ के नीचे खड़ी घास खा रही थी। चिड़िया के पड़ोस में गौरी कवि रहती थी। आज गौरी कवि का भाई पूरा कौवा गौरी कवि से मिलने आया हुआ था। भाई, तुम घर में बैठो, मैं अभी चिड़िया से दूध मांग कर लाती हूँ और तुम्हें चाय बनाकर पिलाती हूँ। गौरी, चिड़िया के पास दूध कहाँ से आया? भाई, चिड़िया के पास एक बकरी है जो बहुत सारा दूध देती है। गौरी कवि बर्तन उठाकर चिड़िया से दूध मांगने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा भाई आया हुआ है, मुझे अपने भाई के लिए चाय बनाना है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। गौरी बहन, जो दूध आप रात को लेकर गई थी वो खत्म हो गया क्या? वो तो मेरे जग्गू ने पी लिया। फिर चिड़िया गौरी कवि को बर्तन में दूध दे देती है। गौरी दूध लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, जितना दूध हम अपनी बकरी का पीते हैं उतना ही ये गौरी आंटी मांगकर पी लेती हैं, मगर कभी हमारी बकरी के लिए चारा नहीं लाई ये गौरी आंटी। बेटा, इस गौरी को तो शुरू से ही दूसरों से चीजें मांगने का शौक है। बहन, चाय तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी, बहुत शुद्ध है। चिड़िया की बकरी का दूध। क्या घर में चावल के दाने पड़े हैं? हाँ भाई, पड़े हैं चावल के दाने। आज मैं खिचड़ी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मेरा तो चावल की खीर खाने को दिल कर रहा है। मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया से थोड़ा दूध और मांग कर लाती हूँ। गौरी कवि फिर से चिड़िया के घर जाती है। गौरी, माफ करना, अब मेरे पास दूध नहीं है। माफ करना? चिड़िया, बोल तो वैसे रही हो जैसे मैं कोई भिखारिन हूँ। वो सामने पड़ा तो है दूध। मेरे भाई का खीर खाने को दिल कर रहा है, वो दूध तुम मुझे दे दो। गौरी बहन, वो दूध मैंने अपने बेटे कुक्कू के लिए रखा हुआ है। मरे तेरा कुक्कू, ना कुक्कू होता ना दूध पीता। जाओ, तुम जाओ मेरे घर से और फिर दोबारा कभी मेरे घर ना आना। तुम्हें तो बोलने का ही पता नहीं है, बेशरम। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मैं देख लूंगी तुझे। बहुत गुस्से में गौरी कवि अपने घर चली जाती है। ये छोटी चिड़िया बहुत बोलने लगी है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। दूसरे दिन गौरी कवि नदी के पास बैठी हुई थी। कालूपति जी, कल उस चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की मेरी और मुझे दूध भी नहीं दिया। वो छोटी चिड़िया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी गौरी कवि पत्नी जी से लड़ाई करे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ना ना कालू जी, उसे ना मारना, बल्कि उसकी बकरी को मारना है। तुम चिंता न करो, मैं किसी न किसी तरह मार दूंगा उस चिड़िया की बकरी को। कुक्कू बेटा, मैं जंगल जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मैंने बकरी को घास डाल दी है, तुम थोड़ी देर बाद बकरी को नई घास डाल देना। मम्मा, जल्दी आना, मैं इंतजार करूँगा आपका। मम्मा चिड़िया घर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा डंडा लेकर आता है और चिड़िया की बकरी को मारने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने क्या कहा है तुझे? तूने नहीं, तेरी मालकिन ने कहा है। बड़ी चू चू करने लगी है वो। कालू कौवा बकरी को फिर से मारने लगता है। शोर सुनकर कुक्कू भी घर से बाहर निकल आता है। छोड़ दे, छोड़ दे, आप मेरी बकरी को मत मारे। बकरी गिर जाती है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कुक्कू भागा भागा अपनी मम्मा को बताने जाता है। मम्मा, मम्मा, कालू अंकल ने बहुत मारा है हमारी बकरी को। बकरी गिर गई है, शायद उसकी टांग पर चोट आई है। मैंने ना जाने क्या बिगाड़ा है उन कौवों का,
एक मेरी बकरी ही तो मेरा सहारा है। ये कौवे मुझसे मेरा ये सहारा भी छीनना चाहते हैं। मम्मा चिड़िया घर को भागती है। मेरी टांग में बहुत दर्द है और मेरे पेट में भी मारा है उस कौवे ने। कुक्कू बेटा, अंदर से पट्टी का सामान लेकर आओ। कुक्कू घर से पट्टी बांधने का सामान लेकर आता है और मम्मा चिड़िया अपनी बकरी की टांग पर पट्टी बांध देती है। शाम तक बकरी ऐसी ही खड़ी थी। वो ना चारा खा रही थी और ना ही पानी पी रही थी। मम्मा, मैंने घास रखी थी बकरी के आगे, मगर ऐसे ही पड़ी है। उस कौवे ने तो मेरी बकरी को मार ही दिया है। कुक्कू बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, जब हमारी बकरी ठीक हो जाएगी तो हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। उन कौवों के साथ रहना अब बहुत मुश्किल है। ये बहुत जालिम है। कालू, एक गलती की तुमने। अच्छा था उस बकरी को जान से ही मार देते। उसका बेटा है ना, वो छोटा सा, वो शोर मचाने लग गया था। मैंने सोचा कि पक्षी जमा होने से पहले निकल जाता हूँ। दूसरे दिन चिड़िया जब सोकर उठती है तो उसकी बकरी लेटी हुई थी। चिड़िया अपनी बकरी के पास जाती है। उठो मेरी बहादुर बकरी, उठकर घास खा लो। तुम चिंता ना करो, अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। मगर चिड़िया की बकरी तो पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी। चिड़िया की बकरी मर चुकी थी। मेरी बकरी की जान ले ली उस जालिम कौवे ने। जैसे मेरी बकरी को मारा, कोई उसे भी मारे तो फिर पता चले उस कालू कौवे को। गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत रोती है और फिर थक हार कर मम्मा चिड़िया जंगल दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया दाना लेकर वापस घर आ रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे एक गाय दर्द से कराती हुई नजर आती है। चिड़िया वहाँ जाती है। आप क्यों रो रही हो? क्या बात है? मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, मैं चल नहीं सकती। चिड़िया गाय के पाँव से कांटा निकाल देती है। आपके गले में तो रस्सी है, क्या आप इंसानों की बस्ती से आई हैं? हाँ, मेरा मालिक मुझ पर बहुत अत्याचार करता था। वो मेरा दूध पीने के बाद मुझे चारा भी न देता था, इसलिए मैं जंगल भाग गई। मेरा यहाँ कोई नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकती हो, चलो मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। यहाँ इस पेड़ के नीचे तुम रहा करोगी। आज से मैं और मेरा बेटा लाया करेंगे तुम्हारे लिए घास। कुक्कू भी घर से बाहर आ जाता है। मम्मा, ये गाय किसकी है? ये ऊपर वाले ने हमें हमारी बकरी के बदले दी है। चिड़िया, आप मेरा दूध निकाल लो, खुद भी पियो और अपने बेटे को भी पिलाओ। फिर उस दिन के बाद वो गाय चिड़िया के साथ ही रहने लगती है। चिड़िया को बकरी की जगह ऊपर वाले ने गाय दे दी। कौवा अपनी पतंगों को पकड़ने लगता है ताकि वो उन्हें फटने से बचा सके, लेकिन कभी कोई पतंग फट जाती तो कभी कोई। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो सारी पतंगे फटने लगी हैं। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने पति और बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। रानो चिड़िया के पति के पास कोई भी काम नहीं था और वहीं दूसरी ओर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे की किराने की दुकान थी जो बहुत ही अच्छी चलती थी। एक दिन रानो के घर में खाने का सारा सामान खत्म हो जाता है, जिससे दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में आ जाते हैं। वो दोनों बैठकर इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि वहाँ कुक्कू कुछ रंग बिरंगे कागज लेकर आता है। मम्मा, मेरे स्कूल में पतंग प्रतियोगिता है। कल मुझे स्कूल में पतंग बनाकर ले जानी है। जिसकी पतंग सबसे अच्छी हुई उसे इनाम मिलेगा। ठीक है कुक्कू बेटा, लाओ मैं बना देती हूँ पतंग। मम्मा चिड़िया पतंग बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वो बहुत ही खूबसूरत पतंग बना देती है। इतनी सुंदर पतंग देखकर पापा चिड़ा और कुक्कू दोनों ही दंग रह जाते हैं। अगले दिन
कुक्कू स्कूल में पतंग लेकर जाता है। हर कोई कुक्कू की पतंग को देखता ही रह जाता है। किसी के पास इतनी सुंदर पतंग नहीं होती। पतंग प्रतियोगिता में कुक्कू ही जीत जाता है और उसे इनाम में पूरे 1000 रुपए मिलते हैं। कुक्कू बड़ा ही खुश होता है और घर जाकर वो पैसे अपने मम्मा पापा को दे देता है। 1000 रुपए, इतनी मुश्किल घड़ी में हमें इतने सारे पैसे मिल गए। लगता है भगवान भी हमारे साथ हैं। रानो, मैं क्या सोच रहा था कि मैं क्यों ना इन पैसों से कोई काम शुरू करूं। हाँ, लेकिन 1000 रुपए काम शुरू करने के लिए कुछ कम नहीं है। हाँ, कम तो है रानो, पर क्यों ना हम कोई ऐसा काम शुरू करें जिसमें पैसों की लागत कम हो। हाँ, लेकिन पति जी, ऐसा कौन सा काम हो सकता है? दोनों पति पत्नी काफी देर तक इसी बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर वो इन पैसों से क्या काम शुरू करें। तभी पापा चुड़ा बोलता है, रानो, क्यों ना हम पतंग की दुकान खोल लें। पतंग की दुकान? मगर उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। अरे भाग्यवान, अगर हम घर में ही पतंग बनाए तो 1000 रुपए काफी हैं। तुमने इतनी सुंदर पतंग बनाई कि ऐसे किसी दुकान में नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम कुछ कर सकते हैं। मकर संक्रांति में अभी कुछ दिन भी पड़े हैं। बस फिर क्या था, पापा चिड़ा जल्दी से बाजार जाकर रंग बिरंगे कागज लेकर आ जाता है और मम्मा चिड़िया उनसे पतंग बनाना शुरू कर देती है। रात भर बैठकर वो काफी पतंग बना लेती है, जिसमें उसका पति टोनू उसकी मदद करता है। अगले दिन टोनू बाजार में जाकर पतंग बेचना शुरू कर देता है। उसके पतंग की दुकान कालू कौवे की किराने की दुकान के ठीक बिल्कुल सामने थी। हा 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 हा, देखो तो जरा, पतंग बेचना शुरू कर दिया है इसने। हाँ, कोई नहीं खरीदने वाला इसकी पतंग। हा 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 हा। कालू कौवा मन ही मन टोनू का मजाक उड़ाता है, पर टोनू पूरी मेहनत से अपनी दुकान में पतंग लटका देता है और पक्षियों को आवाज देने लगता है। कुछ पक्षी आते जाते टोनू की पतंग की दुकान को देखने लगते हैं। पतंगे सच में बहुत ही सुंदर होती हैं। कुछ पक्षी वहाँ पर आकर रुक भी जाते हैं और टोनू से पतंग खरीदने लगते हैं। अरे भाई, ये पतंग कितने की थी? अरे भाई जी, ये छोटी वाली पतंगे कोई भी 20 रुपए की है और ये बड़ी वाली पतंगे कोई भी 50 रुपए की। बड़े सस्ते पतंग है। चलो तुम मुझे 2 पतंग 20 वाले और 2 पतंग 50 वाली दे दो। टोनू चिड़ा ऐसे ही एक एक करके अपनी सारी पतंगे बेच देता है। उसके पास शाम तक 4000 रुपए हो जाते हैं। जब टोनू अपने कमाई के पैसे गिन रहा होता है तो कालू कौवा उसे देख रहा होता है। टोनू सारे पैसे लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। पहले ही दिन इतने अच्छी कमाई देखकर दोनों बड़े ही खुश होते हैं। वो दोनों उन पैसों से पहले से भी ज्यादा कागज लेकर आते हैं और रात भर बैठकर ढेर सारी पतंगे बना लेते हैं। अगले दिन भी टोनू की सारी पतंगे बिक जाती है और वो अच्छी कमाई कर लेता है। अब ऐसे ही रानू और टोनू रोज रात को पतंग बनाते और अगले दिन टोनू उन पतंगों को बेच देता। कालू कौवे को ये देखकर बहुत ही जलन होती है। उसके मन में भी लालच आ जाता है। मेरी दुकान में तो कोई भी कमाई नहीं हो रही, सारी कमाई तो ये टोनू करे जा रहा है। क्यों ना मैं भी पतंग की दुकान खोल ही लूं। टोनू की कमाई देखकर कालू कौवे के मन में भी लालच आ जाता है और वो घर जाकर गौरी को सारी बात बताता है। कालू कौवे की बात सुनकर गौरी के मन में भी लालच आ जाता है और वो भी बड़ी खुशी से कालू की हाँ में हाँ मिला देती है। फिर दोनों बाजार जाकर दुनिया भर के पतंगे ले आते हैं। अगले दिन टोनू के दुकान के सामने ही कालू कौवा अपने पतंग की दुकान लगा देता है। टोनू को ये देख बड़ी ही हैरानी होती है, पर वो कुछ नहीं कहता। अब दोनों ही पतंगे बेचने लगते हैं। आओ आओ, मेरे पास आओ, सबसे सुंदर और सस्ती पतंग ले जाओ। आओ आओ, चले आओ, चले आओ,
सबसे सुंदर और सस्ती पतंग ले जाओ। अरे कालू, ये पतंग कितने की थी? अरे कबूतर, कोई भी पतंग ले जाओ, सब 15 रुपए की ही है। अरे वाह कालू, तुम तो बहुत ही सस्ती पतंगे दे रहे हो। हाँ कबूतर, मैंने कोई दूसरे पक्षियों की तरह कोई लूट थोड़ी ना मचा रखी है। हाँ कालू, तुम एकदम सही कह रही हो, वरना दूसरे पक्षी यही पतंग दुगने दाम में दे रहे हैं। कालू कौवा अपनी पतंगे सस्ते दामों में बेचने लगता है ताकि सारे पक्षी उसी के पास आए, और सच में सारे पक्षी उसी के पास आकर पतंगे खरीदने लगते हैं। पहले ही दिन कालू के बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है और टोनू के पास तो 2-4 पक्षी ही आते हैं। टोनू बड़ा उदास होकर घर जाता है और रानू को सारी बात बताता है। रानू जी, आज का दिन तो बहुत ही बुरा है। हमारी पतंग की दुकान कितनी अच्छी चल रही थी, पर उस कालू कौवे ने हमारी दुकान के सामने ही अपनी पतंग की दुकान खोल ली। कालू की किराने की दुकान तो इतनी अच्छी चल रही थी ना, फिर भी क्या जरूरत थी उसे पतंग की दुकान खोलने की। टोनू जी, आप दुखी मत हो, भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, आप बस हिम्मत मत हारो। अगले दिन भी दोनों अपनी अपनी पतंग की दुकान खोल लेते हैं। जब कालू कौवे को ऐसा लगता है कि उसके पतंग की दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है, तो वो सारे ही पैसों की पतंगे खरीद लेता है। वो बिल्कुल घटिया कागज की पतंगे खरीद कर दुकान में बेचने लगता है। अब मैं 2 रुपए वाली पतंग 10 रुपए में बेचूंगा और माला माल हो जाऊंगा। हा 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 हा। तभी एक पक्षी टोनू की दुकान पर जाता है। अरे वाह, तुम्हारी पतंग तो बड़ी ही सुंदर है, कितने की थी? जी भाई जी, छोटी पतंग 20 रुपए और बड़ी पतंग 50 रुपए। अरे अरे, उसे छोड़ो और यहाँ आओ और कोई भी पतंग 10 रुपए में ले जाओ। अरे भाई, तुम तो इतनी महंगी पतंगे दे रही हो और तुम्हारे सामने वाला इतने कम दाम में पतंग बेच रहा है। अरे भाई जी, मेरी पतंग बेशक ही थोड़ी महंगी है, पर मजबूत भी है। अरे सब ऐसे ही बोलते हैं, पतंग तो पतंग है, उसे छोड़ो और आप यहाँ आओ और मुझसे सस्ते दाम में पतंग ले जाओ। वो पक्षी टोनू से पतंग ना लेकर कालू कौवे के पास पतंग लेने चला जाता है। इतने सस्ते दाम सुनकर वहाँ पर बहुत से पक्षियों की लाइन लग जाती है, पर अचानक मौसम बड़ा ही खराब हो जाता है और हवा चलने लगती है। कालू कौवे की पतंग इतनी घटिया कागज की बनी होती है कि जरा सी हवा चलते ही फटने लगती है। कालू कौवा अपनी पतंगों को पकड़ने लगता है ताकि वो उन्हें फटने से बचा सके, लेकिन कभी कोई पतंग फट जाती तो कभी कोई। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो सारी पतंगे फटने लगी हैं। अरे अरे, कालू के दुकान के पतंगे कितनी खराब है, देखो तो जरा, थोड़ी सी हवा में कालू के पतंगे फटने लगी। ये पतंग तो उड़ते ही फट जाएंगी। अरे पक्षियों, ऐसी पतंग लेंगे तो ये 10 रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे। अरे कालू की तो पतंगे बहुत ही बेकार कागज की हैं। ये कालू का बच्चा हमें पागल बना रहा है। ऐसी बेकार पतंग तो मैं 5 रुपए में भी न खरीदूं। मैं तो सामने वाली दुकान पर पतंग लेने जा रहा हूँ। टोनू की पतंग थोड़ी महंगी जरूर है, पर देखो तो इतनी हवा में भी फट नहीं रही है। सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान छोड़कर टोनू की दुकान पर चले जाते हैं और उससे पतंग खरीदने लगते हैं। टोनू की सारी पतंग बिक जाती है और कालू कौवे के पास कोई भी पतंग लेने नहीं जाता है। उसके सारी कमाई जो वो घटिया और सस्ती पतंगे खरीदने में लगा देता है, वो सब बर्बाद हो जाती है। कालू कौवे की सारी पतंगे फट जाती हैं और वो सर पकड़कर रोने लगता है। हाय हाय, मैं तो लुट गया। मैंने सारे पैसे इस दुकान में लगा दिए थे। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चील सेठ, चुपचाप से कंबल के पैसे दो। मुझे पता है इस संदूक में बहुत सारे पैसे हैं, ये मुझे दे दो, वरना तुम्हारी पत्नी को अभी मार डालूंगी। नहीं नहीं, ये पैसे
ये पैसे मैं नहीं दे सकता, ये मेरे बेटे के इलाज के लिए है। रानो चिड़िया, मार दो, इसकी पत्नी को मार दो। पत्नी जी, क्या हुआ? मेरे बच्चे का बुखार कुछ कम हुआ? नहीं पति जी, बुखार कम होने की जगह और बढ़ गया है। हमें जल्द से जल्द अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना ही होगा, वरना हमारा बेटा मर जाएगा। अच्छा भला मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, ना जाने ये कैंसर की बीमारी कैसे लग गई मेरे बच्चे को। मुझे अब जल्द से जल्द अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने होंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आजकल जंगलों में ठंडी का मौसम चल रहा था, जिस कारण चील सेठ गर्म कंबल बेचते थे। अरे पत्नी जी, ये क्या? ये तो नए कंबल थे ना, फिर ये जगह जगह से कैसे फट गए? अरे पति जी, घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, लगता है ये सारे कंबल भी उन जालिम चूहों ने खाए हैं। हाय रे, पहले ही मुझे पैसों की इतनी जरूरत है और इन चूहों ने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब कौन खरीदेगा मुझसे ये फटे हुए कंबल? चील जंगल का सेठ था, पर पैसों की वजह से आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहता था। फिर चील सेठ वो सारे फटे हुए कंबल लेकर अपनी दुकान पर आ जाता है। देखो कालू भैया, जंगल में ठंडी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने तो सोच लिया है, मैं कल सुबह ही जाकर अपने लिए कंबल लेकर आ जाऊंगी। वैसे रानो चिड़िया, मैंने इस ठंडी के मौसम में कंबल बेचने का सोचा है, इसलिए मैंने गौरी जी के भाई से भी बहुत सारे पैसे मांग लिए हैं। इसलिए मैं भी कल दूसरे जंगल जाकर चील सेठ की दुकान से काफी सारे गर्म कंबल खरीदकर ले आऊंगा और यहाँ लाकर मैं जंगल के सब पक्षियों को वो कंबल ठीक दामों में बेच दूंगा। इस तरह मेरा भी धंधा चल पड़ेगा। चलो, कुछ तो करने का सोचा तुमने। बस ठीक है, कल सुबह जल्दी उठकर तुम कंबल लेने चले जाना। फिर अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा नाश्ता करके दूसरे जंगल सेठ चील की दुकान पर चला जाता है। चील सेठ, मुझे 10 बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे कंबल दे दो जो बहुत ज्यादा गर्म हो। हाँ कालू कौवे, ये रखे हैं सारे कंबल, अब बताओ कौन से दूं इसमें से? चील सेठ, आप कोई सी भी कंबल दे दो, बस अच्छी होनी चाहिए। वैसे भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कालू कौवे की ये बात सुनकर चील सेठ सोचता है, अरे ये कालू कौवा तो मुझे बहुत ही पागल लगता है, क्यों ना मैं इसे वो फटे हुए कंबल ही बेच दूं, कम से कम मेरा तो नुकसान होने से बच जाएगा। फिर वो चील सेठ कालू कौवे को वो फटे हुए कंबल इस तरह से सेट करके दिखाता है कि जिससे पता ही नहीं लग रहा था कि वो कंबल अंदर से सारे फटे हुए हैं। कालू कौवा बेवकूफ बनकर वो सारे फटे हुए कंबल टैक्सी में रखकर अपने जंगल ले जाता है और अगली सुबह होते ही कालू कौवा वो सारे कंबल रखकर पक्षियों को बेचने लग जाता है। आ जाओ पक्षियों, ठंडी का नया माल आ गया, मोटे मोटे कंबल, गरम गरम कंबल। कालू कौवे की ये आवाज सुनकर तोता और रानो चिड़िया वहाँ पर आते हैं। वो पक्षी तो कंबल पूरी तरह से खोलकर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कंबल तो अंदर से जगह जगह से फटे हुए थे। हाय रे कालू कौवे, ये कंबल तो अंदर से जगह जगह से फटे हुए हैं। अरे भाई, बेकार सस्ते कंबल तुम हमें क्यों बेच रहे हो? अरे हाँ, मेरा कंबल पे अंदर से जगह जगह से फटा हुआ है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो चील सेठ को इतने सारे पैसे देकर ये महंगे वाले कंबल खरीदे थे, तो ये फटे हुए कैसे हैं? जरूर कालू भैया, उस चील सेठ ने ही तुम्हें बेवकूफ बनाया है और तुम्हें ये फटे हुए कंबल दे दिए हैं। यार, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैंने बिना कंबल खोले ही इतने सारे कंबल खरीद लिए। हाँ कालू कौवे,
तुम्हारे इस बेवकूफी की वजह से ही चील सेठ ने तुम्हें बेवकूफ बनाकर ये फटे हुए कंबल बेच दिए तुम्हें। मैं नहीं छोड़ूंगा उस चील सेठ को, मैं अपने पैसे उससे वापस लेकर ही रहूंगा। ये कहकर कालू कौवा वो सारे फटे हुए कंबल टैक्सी में डालकर वापस चील सेठ के पास ले जाता है। धोखेबाज, मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था और तुमने मुझे ही पागल बनाकर ये फटे हुए पुराने कंबल बेच दिए। वापस करो मेरे सारे पैसे, मुझे वापस करो। फटे पुराने कंबल? अरे कालू कौवे, होश में तो हो ना, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल नए और अच्छे कंबल दिए थे। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि ये सारे कंबल मैंने फाड़े हैं? चील सेठ, मुझे मेरे पैसे वापस करो तुरंत। चलो चलो भाग जाओ यहाँ से, वरना अपने पक्षियों को बुलाकर इतनी मार पड़वाऊंगा कि कभी इस जंगल में दिखाई भी नहीं दोगे फिर। चील सेठ तो अपनी कोई भी गलती नहीं मानता और एक भी कंबल कालू कौवे से वापस नहीं लेता। बेचारा कालू कौवा उदास होकर वापस अपने घर में आ जाता है। मिल गया सुकून। कालू जी, और मारो होशियारियाँ। अब मेरे भाई को क्या जवाब दोगे? अरे गौरी, क्या हो गया है? गुस्सा तो ना करो। यार रानू चिड़िया, मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि मैं आखिरकार गौरी जी के भाई को उसके पैसे वापस कैसे करूँगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है चील सेठ पर। उसने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसे तो हमें सबक सिखाना ही चाहिए। परंतु रानू चिड़िया, हम और क्या कर सकते हैं? उसने तो मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो वो अपने पक्षियों से मुझे पिटवा जाएगा। तुम चिंता ना करो कालू भैया, हम किसी भी तरह तुम्हारे पैसे चील सेठ से वापस लेकर ही रहेंगे। फिर रानू चिड़िया कुछ सोचकर अपना उपाय कालू कौवे को बताती है। फिर अगले दिन, पत्नी जी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए इस संदूक में पैसे जमा कर लिए हैं। तभी कालू कौवा और रानू चिड़िया चील सेठ के घर पर आते हैं। कालू कौवे, मेरे घर पर क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना कि मैं फटे हुए कंबल वापस नहीं करूँगा। तभी अचानक रानू चिड़िया अपने बड़ी से चाकू से चील सेठ की पत्नी को पकड़ लेती है। चील सेठ, चुपचाप से कंबल के पैसे दो। मुझे पता है इस संदूक में बहुत सारे पैसे हैं, ये मुझे दे दो, वरना तुम्हारी पत्नी को अभी मार डालूंगी। नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं दे सकता, ये मेरे बेटे के इलाज के लिए है। रानू चिड़िया, मार दो, इसकी पत्नी को मार दो। अरे रुको रुको, मैं देता हूँ ना, ये लो पैसे। चील सेठ मजबूर होकर अपने पैसों का संदूक रानू चिड़िया को दे देता है। ये पैसे मत लेकर जाओ। अगर तुम ये पैसे लेकर चले गए तो मेरे बच्चे का इलाज नहीं होगा और मेरा बच्चा मर जाएगा। चील सेठ, बहुत शौक है ना तुम्हें गरीब पक्षियों को बेवकूफ बनाने का, तो आप अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया उस संदूक में रखे सारे पैसों को बुरी तरह से फाड़ देते हैं। हाय रे, ये क्या कर दिया? मेरे सारे पैसे फाड़ दिए। अब मेरे बच्चे का इलाज कैसे होगा? चील सेठ और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। सारी ही गलती मेरी है। अगर मैंने कालू कौवे के साथ गलत ना किया होता तो आज ये कालू कौवा मेरे पैसे ना फाड़ता। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा बच्चा मर जाएगा। चील सेठ, रो मत, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पैसों को। अरे भाई तोते, तुरंत अंदर आओ। फिर तोता एक और संदूक लेकर घर के अंदर आ जाता है। चील सेठ, ये रहे तुम्हारे पैसे। ये जो पैसे हैं ना जो हमने फाड़े हैं वो सारे के सारे नकली हैं। क्या वाकई में? इसका मतलब मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकता हूँ। अरे पर ये संदूक में नकली पैसे आए कहाँ से? वो ऐसे आए सेठानी जी, क्योंकि मैं जानती थी
कि चील सेठ अपने बेटे के इलाज के लिए संदूक में पैसे जमा कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने उपाय के मुताबिक कल रात को तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे संदूक में नकली पैसे डाल दिए थे और तुम्हारे असली पैसे मैं अपने साथ ले गई थी। हाँ चील सेठ, हम बस तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो हमें कितना बुरा लगता है। कालू कौवे की ये बात सुनकर चील सेठ बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। चील सेठ, मैं अगर चाहता तो चाकू की नोक पर तुमसे तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग जाता, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे बेटे का बहुत ख्याल है। हाँ चील सेठ, गलत तरीकों से पैसे कमाकर तुम अपने बेटे का इलाज कभी नहीं करवा पाओगे, क्योंकि बुरे काम की बुरी ही सजा मिलती है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कालू कौवे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, परंतु तुमने मुझे ये अच्छा सबक दिया है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम परेशान मत हो कालू कौवे, मैं कल ही तुम्हारे लिए अच्छे और मोटे कंबल मंगवा लूँगा, तुम आकर मुझसे ले जाना। हाँ हाँ चील सेठ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से चील सेठ को सबक देकर रानू चिड़िया और कालू कौवा वापस चले जाते हैं। गौरी मेरी बहन, मेरा ऑटो कैसा लगा तुम्हें? भाई बहुत ज्यादा अच्छा है आपका ऑटो। आपकी नौकरी चली गई थी, मैं बहुत ज्यादा चिंता में थी, परंतु आप तो बहुत मेहनती हो, कभी खाली नहीं बैठ सकते। हाँ गौरी बहन, हम कौवे तो होते ही मेहनती हैं, सिर्फ तुम्हारे पति कालू कौवे ने ही हम कौवों की नाक कटवा रखी है। भाई जाने दे कालू जी को, आप ये बताएं आप क्या खाओगे, मैं अभी लाकर देती हूँ। हाँ हाँ, भाई से तो बड़ा पूछ रही है, मेरे लिए तो जला भुना बकवास भोजन बनाती है, जैसे मैं इसका पति नहीं कोई इसका नौकर हूँ। कालू, मेरे ऑटो को देखकर क्या सोच रहे हो तुम? मैं तो कुछ नहीं सोच रहा भाई, मैं तो मन ही मन आपके इस ऑटो के तारीफें कर रहा था। फिर गौरी कौवी अपने भाई को घर में लेकर आती है और मजेदार भोजन बनाकर खिलाती है। बहन, इस ऑटो को खड़ा करने के लिए मैं एक घर बनवा रहा हूँ, इसलिए शाम तक ये ऑटो मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे बिल्कुल भाई, आप चिंता ही ना करो, आपका ऑटो मेरा ऑटो, मैं आपके ऑटो का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ, अच्छे से ध्यान रखना, अगर मेरे ऑटो को एक भी खरोच आई तो तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। फिर गौरी कौवी का भाई अपना ऑटो कालू कौवी के घर के पास खड़ा करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा गौरी कौवी के भाई के ऑटो पर जाकर बैठ जाता है। वैसे कहना पड़ेगा, ऑटो तो मस्त लग रहा है, इसे चलाने में कितना ज्यादा मजा आता होगा। तो फिर क्या सोच रहा है कालू, एक राउंड तो होना ही चाहिए इस ऑटो का। पर कालू, तुझे तो ऑटो चलाना आता ही नहीं है, अगर कुछ हो गया तो भाई को क्या जवाब दूंगा। कालू कौवा ऑटो में बैठकर काफी देर तक ऑटो चलाने के बारे में ही सोचता रहता है। बस बस बहुत हो गया, जो होगा वो देखा जाएगा, एक राउंड तो मैं ऑटो का लेकर ही रहूंगा। बस फिर क्या, कालू कौवा ऑटो को स्टार्ट करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाकर उसे हवा में उड़ा देता है। अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कितना मजा आ रहा है इसे चलाने में। अब तो कालू कौवा अपने आप को बहुत महान ड्राइवर समझ रहा था। वो ऑटो की स्पीड काफी ज्यादा तेज कर देता है। वो तो बड़े मजे में जा रहा था, उसे पता ही नहीं लगता कि वो कब जाकर बड़े पेड़ से टकरा जाता है और ऑटो ऊंचाई से गिरने की वजह से बुरी तरह से टूट फूट जाता है और कालू कौवा नदी के पानी में गिर जाता है। शुक्र है मैं बच गया और पानी में आकर गिर गया, वरना मेरा
बड़ा बुरा एक्सीडेंट होता और मैं तो मर ही जाता शायद। फिर कालू कौवा नदी से बाहर निकलकर उस ऑटो के पास आता है। अरे अरे बाप रे कालू, ये तूने क्या कर दिया? भाई का ऑटो तो तूने बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया। हाँ हाँ, अच्छे से ध्यान रखना, अगर मेरे ऑटो को एक भी खरोंच आई तो तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। गौरी कवि के भाई के बारे में सोच सोचकर कालू कौवा बड़ा ही परेशान हो रहा था। तभी उसे सामने रानू चिड़िया के घर के बाहर खड़ा उसका ऑटो नजर आता है। अरे वाह, ये ऑटो तो बिल्कुल भाई के ऑटो जैसा है। कालू, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुझे इस ऑटो को चुराना ही पड़ेगा। परंतु यार, इस ऑटो को मैं चलाकर अपने घर तक कैसे लेकर जाऊंगा? अगर दोबारा मैंने कहीं ठोक दिया तो? नहीं नहीं, धक्का मारकर ही ले जाता हूँ। कालू कौवा फिर रानू चिड़िया के ऑटो के पास आता है और उसे धक्का मार मार कर वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद जब रानू चिड़िया अपने ऑटो पर कहीं जाने का सोचती है तो वो ऑटो चोरी हुआ देख काफी परेशान हो जाती है। मेरा ऑटो कहाँ पर चला गया? मैंने तो यहीं पर अपना ऑटो खड़ा किया था। मम्मा, कहीं हमारा ऑटो किसी ने चुरा तो नहीं लिया? पर गुड़िया बेटा, मेरे ऑटो का ब्रेक तो बिल्कुल ही खराब था। जो भी उसे चुरा कर लेकर गया होगा उसका जरूर एक्सीडेंट होगा। हाँ मम्मा, उसका एक्सीडेंट होगा तभी उसे अपनी गलती की सजा मिलेगी। पर गुड़िया बेटे, हमारा ऑटो तो चोरी हो गया ना। कितनी मुश्किलों से पैसे जमा करके मैंने उसे खरीदा था। शाम हो जाती है और गौरी कवि का भाई अपना ऑटो लेने कालू कौवे के घर पर आ जाता है और वो रानू चिड़िया के ऑटो को अपना ऑटो समझकर वहाँ से ले जाता है। अरे, इसका ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? अब मैं क्या करूँ? ऑटो की स्पीड काफी तेज थी परंतु ब्रेक नहीं लग रहा था। वो ऑटो भी तेजी में जाकर एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है और बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। क्या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया? कौन हो आप कहाँ से बोल रहे हो? क्या हुआ गौरी जी, क्या हुआ? भाई को क्या हुआ? गौरी कवि जल्दी से कालू कौवे को लेकर हॉस्पिटल जाती है। गौरी कवि का भाई तो उधर बेचारा पट्टियों में बंधा हुआ था। भाई कैसे हुआ ये सब? आपने तो नया ऑटो लिया था। गौरी मेरी बहन, मैं जान गया हूँ, कालू कौवे ने चालाकी की है। मेरा ऑटो चुरा लिया और मुझे खराब ऑटो दे दिया। मैंने देखा है उस ऑटो की नंबर प्लेट चेंज है, मतलब वो ऑटो मेरा नहीं है। मैं एक बार ठीक हो जाऊं कालू कौवे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। भाई माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। मैं आपका ऑटो बहुत तेजी में चला रहा था कि अचानक एक पेड़ आया और मैं टकरा गया उससे, और फिर मैंने बड़ी चालाकी से रानू चिड़िया का ऑटो अपने घर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। भाई मुझे माफ कर दो। क्या इसका मतलब मेरे भाई का एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ है? भाई को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगी। आपकी तो खैर नहीं। कालू कौवे की पोल पट्टी सबके सामने खुल गई थी। अब कालू कौवे को इसी बात का डर था कि कब गौरी कवि का भाई ठीक होगा और कब उसकी शामत आएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।